Hi everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So because of many mails and many comments in the comment box, सब बच्चे चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं होल सिलेबस रिवीजन वीडियो पार्ट 3 की, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें हमने होल सिलेबस रिवीजन वीडियो किया है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डेलीगेशन तक सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. That you can see in the link which I am providing in the description and also above here. You can click there and you can revise part 1 and part 2 of the revision video. Now today we will do part 3 revision video जिसमें हम topics cover करेंगे training and development, types of training, on the job training and off the job training, then difference between training and development, then elements of directing, role of a supervisor और मोटिवेशन चैप्टर में मैस्लो नीड हायरार्की टेबल. सारे ही टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं, केस स्टडी में आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द टॉपिक. ऑलराइट, सो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का रिवीजन पूरा चेक करने के बाद, उसे पढ़ने के बाद आप पार्ट 3 देखिए. दोनों के डिस्क्रिप्शंस नीचे दे रखे हैं, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट थिंग टू नो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कौन से चैप्टर का पार्ट है. आपको पता है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग हमने पूरा रिवाइज कर लिया था. ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था. थर्ड होता है स्टाफिंग, व्हेन यू आर इनवाइटिंग पीपल to apply for the job and then you are giving them jobs. Staffing क्या है? Giving the right job to the right person. तो staffing का पहला चैप्टर है रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को बुलाना इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना. और थर्ड पार्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब जिस एम्प्लॉय को, जिस कैंडिडेट को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया है, उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लायक भी बनाएंगे, यानी उसे ट्रेनिंग देंगे, उसे डेवलप करेंगे, उसकी स्किल्स को एनहेंस करेंगे, तभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर फिट हो पाएगा. तो दोनों ही वर्ड्स सिनोनिम्स नहीं है. बच्चों को क्या लगता है कि दोनों का मतलब एक है कि किसी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना. नो, बट ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट वर्ड एंड डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आपकी नॉलेज को और बढ़ाना, means to enhance your skills in the current job position. आपकी करंट जॉब पोजीशन जो है, आपकी करंट जॉब में जो है, उसमें आपकी स्किल्स को बढ़ाना, आपकी स्किल्स को एनहेंस करना, दैट इज ट्रेनिंग. बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द टू इंक्रीज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ एन एम्प्लॉय so that you can prepare him for many jobs for today and for tomorrow. जब आप एम्प्लॉय की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करे और अपने फ्यूचर के लिए भी रेडी रहे, और स्किल्स के लिए भी रेडी रहे, और पोजीशंस के लिए भी रेडी रहे, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट. इट मीन्स डेवलपमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म एज कंपेयर टू ट्रेनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द डेफिनेशंस. If you don't have notes, please note it down. Make your notes very clear so that you don't have problem when you are revising the topics. Okay? So what is training? Training is the process of enhancing skills of the employees in their current job. Whereas what is development? Development is the process of improving the
overall effectiveness of an employee to prepare him for today as well as for tomorrow. तो अगर सिर्फ अपनी करंट जॉब पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बताया जाता है, कोई नॉलेज दी जाती है, वो है ट्रेनिंग। और अगर एम्प्लॉय की पूरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, से आज के लिए, कल के लिए, आने वाली जॉब पोजीशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है किसी एम्प्लॉय के लिए? अगर आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ट्रेनिंग देने की क्यों जरूरत है? ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च करती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट अ वेस्टेज, रादर इट इज एन इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज एम्प्लॉयज आर द असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉय ही तो एक ऑर्गेनाइजेशन की असेट है, क्योंकि एम्प्लॉय ही काम करके ऑर्गेनाइजेशन में मनी लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, कैश फ्लो लेकर आते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को वेल ट्रेन्ड रखेंगे, वेल एजुकेटेड रखेंगे, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा काम करेंगे, मिस्टेक्स कम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देंगे। Therefore, when you are giving training to your employees, then it is not a wastage, it is an investment. Now, training is divided into two parts. There are two types of training that is being given to employees. Number one is on the job training, and number two is off the job training. दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होती है? जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी जाती है उनके जॉब के दौरान, यानी जॉब के टाइम पे ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, दे आर एट देयर जॉब, दे आर एट देयर वर्क एंड दे आर बीइंग इम्पार्टेड ट्रेनिंग, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन जब एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से अलग ले जाके कोई ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से दूर ले जाके, स्पेशली जॉब पोजीशन से अलग ले जाके, जॉब एरिया से अलग ले जाके कोई ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो द ट्रेनिंग विच इज गिवन टू द एम्प्लॉयज while they are at job, that is known as on the job training, whereas the training which is given to the employees taking them away from the job place, that is known as off the job training. तो on the job training में कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है और off the job training में कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है, that we'll study now. And very very important topic, on the job training and off the job training, very important topic. कोई भी केस स्टडी आ सकती है टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में या टाइप्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। ऑलराइट, now when we have two types of training, on the job training and off the job training, there are three types of training under on the job training, and there are many types of training under off the job training, but we will study about only one because that is the only one that is important and comes in board exam and is included in your syllabus. तो अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, यानी वो ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज को तब दी जाती है व्हेन दे आर एट देयर वर्क प्लेस, वो है कौन कौन सी? नंबर वन, इंडक्शन ट्रेनिंग। Number two is apprenticeship training. And number three is internship training. These are the three on the job training, यानी वो ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज को कब दी जाती है? when they are at their job. Now if we talk about number one, इंडक्शन ट्रेनिंग, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, स्टिल आई एम टेलिंग यू। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? देखो, जब एम्प्लॉय अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो पहले दिन तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता। सबसे पहली चीज क्या करता है? ही गेट्स इंट्रोड्यूस्ड विद हिज वर्क, विद हिज कलीग्स,
with his cabin, with his table, his job position, his job values, his business ethics, everything in the organization, because everything is new for him. When everything is new for him, he has to be introduced with everything, even the work culture, their colleagues, the work kind of expectations the organization has from him, everything. He is being introduced with everything. तो ये जो इंट्रोडक्शन राउंड होता है, इट गोज ऑन फॉर 3 to 4 days, इट कैन टेक अप टू 1 week ऑल्सो टू गेट एन एम्प्लॉय अकस्टम्ड विद हिज ऑर्गेनाइजेशन. 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है. जब एक एम्प्लॉय को ये समझ में आने लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मुझसे चाहिए क्या, मुझे यहाँ काम कैसे करना है, मेरे वर्किंग आवर्स क्या है, मेरे कलीग्स कैसे हैं, मुझे किसके साथ काम करना है, मेरी टीम कौन सी है. दिस इज इंट्रोडक्शन. So this introduction is the induction training. What is induction training? This introduction is the induction training, which is the first training given to the employee. Now, what is this training? Apprenticeship training. Apprenticeship training वो होती है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे एग्जाम्पल है इसका प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन. अब एक इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जब आपके घर में कभी आते होंगे तो कई बार आपने देखा होगा वो अपने साथ एक और लड़का लेकर आते हैं, और जब वो काम करते तो उसे साथ साथ छोटा छोटा काम करवाते रहते हैं, है ना, ताकि कल को ये भी सारा काम सीख के अपना अलग से काम कर सके. तो ये ट्रेनिंग जो एक ट्रेनी को दी जाती है, ट्रेनर के साथ रह के, जो ट्रेनिंग एक ट्रेनी लेता है, ट्रेनर के साथ रह के उसके काम को देख देख के सीखता है. पहले छोटे छोटे काम उसके साथ खुद करता है, और जब उसे लगता है उसे सारा काम आ गया है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है. सो द ट्रेनिंग विच इज टेकन बाय द ट्रेनी अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द ट्रेनर, बाय गोइंग विद हिम टू एवरी प्लेस, बाय लर्निंग स्मॉल थिंग्स, एंड देन उसके साथ मिलके थोड़ा काम करेगा. वो कभी कभी उसका सारा काम करने की कोशिश करेगा, और जिस दिन ट्रेनर को लगेगा नाउ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क हिमसेल्फ, तो वो उसे बोलेगा अपना काम तुम शुरू कर सकते हो. स्पेशली किन केसेस में होता है ये, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस तरह के केसेस में ज़्यादा ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है. सो द ट्रेनिंग विच इज टेकन बाय द ट्रेनी फ्रॉम द ट्रेनर अंडर द कंप्लीट गाइडेंस एंड कंप्लीट सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर. ही इज always with him when he is doing the small task. This type of training is known as apprenticeship training. All right. Now we come to the last type of. ये देखो दोनों ट्रेनिंग तब हुई है जब जॉब पे थे एम्प्लॉइज, तभी दी गई है. Now the third type of training, internship training. अब internship training क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कॉम्बिनेशन से. कई बार क्या होता है जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज के बच्चों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाया जाता है ताकि वो वहां जाके, क्योंकि कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, पर उन्हें एक्चुअली में नहीं पता होता कि काम कैसे होता है. दे आर नॉट अवेयर कि काम कैसे होता है. तो कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो यहाँ बैठ के कुछ दिन देखो और पता चलेगा आपको कि काम आगे चल के आपको कैसे काम करना है. तो स्टूडेंट्स को जो वो ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि हर दिन क्या क्या नए नए सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं. तो इस तरह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उन्हें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशल कॉन्फ्रेंस रख के नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए टॉपिक्स के बारे में एजुकेशन देती है. इट मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. हाउ? क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लोग आके वहां के एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस स्पीचेस देते हैं कि नए नए जो टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं. उसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं ताकि वो वहां जाके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके. इट मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज वाले एम्प्लॉयज यहाँ आके न्यू थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, और थ्योरेटिकल नॉलेज वाले स्टूडेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं. इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग को हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग. व्हाट डू वी कॉल इट? Internship training. Now both these training are very important for your case studies in your board examination. केस स्टडी इन दोनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली अप्रेंटिसशिप से लेके बहुत ज़्यादा आती है. सो आई होप अप्रेंटिसशिप आपको क्लियर है, जहाँ पे ट्रेनी ट्रेनर के अंडर रह के काम सीख रहा है, और इंटर्नशिप जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज
और अपने स्टूडेंट्स को। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल नॉलेज देने में मदद कर रहा है स्टूडेंट्स को, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज को न्यू टॉपिक्स पे थियोरेटिकल नॉलेज देने की कोशिश करता है। सो इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग को हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नाउ दीज आर द 3 टॉपिक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो तीनों ट्रेनिंग कब दी जा रही है, जब एम्प्लॉय जॉब पे है। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को तब दी जाती है, उसे अपनी वर्क प्लेस से दूर ले जाके, अलग ले जाके जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें एक ही ट्रेनिंग है जो आपके बोर्ड एग्जाम के कोर्स में इंक्लूडेड है, तो हम उस एक के बारे में ही पढ़ेंगे। दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। व्हाट इज इट? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ना। अब इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है पायलट। मानो आपको कार चलाना सीखनी है, तो कार चलाने में तो रिस्क लिया जा सकता है कि सिखाने वाला साथ में बैठ गया और आप कार चला रहे हो और वो बता रहे। लेकिन अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो पहले ही दिन आपके हाथ में एरोप्लेन नहीं पकड़ाया जा सकता कि चलो चलाओ, मैं बताता रहूंगा साथ साथ। ये पॉसिबल नहीं है। यानी पायलट बनने से पहले आपको एक पूरा सेटअप दिया जाता है, जहां पे कई दिनों तक, कई महीनों तक आपकी ट्रेनिंग होती है। उस रूम का पूरा सेटअप कैसा होता है? जैसे वो एक एरोप्लेन है, और उसी तरीके से उन्हें वहां पे उस रूम में बैठ के ट्रेनिंग दी जाती है एरोप्लेन में एक्चुअली बिठाने से पहले। तो जिस काम को आप करने जा रहे हैं, अगर उस काम की ट्रेनिंग आपको पहले से दे दी गई है एक रूम में उसका सेटअप लगा के, ताकि जिस दिन आप एक्चुअली काम पे जाओ तो आप उस काम के लिए परफेक्ट हो, उससे बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यानी जॉब पे जाने से पहले आपको जॉब जैसा सेटअप बना के दिया गया ताकि आप उस काम में क्या हो सको, परफेक्ट हो सको, उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसका एक प्रॉपर एग्जांपल है पायलट। ऑलराइट, सो दिस इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट topic for your board exam, vestibule training. So this training is given to the employees, taking them away from the workplace where the complete setup is made just like the job. जॉब जो आपकी है वैसा ही सेटअप आपको दूसरी जगह पे दिया जाएगा, वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आप उस काम में परफेक्ट हो जाओगे तब आपको एक्चुअल जॉब पोजीशन में, यानी तब आपको एक पायलट को अलाउ किया जाएगा कि वो जाके एरोप्लेन अब चला सकता है, जब उसे देख लिया जाएगा कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। Alright, so these are the 2 types of training, on the job and off the job. If we are talking about on the job, there are 3 types, and if we are talking about off the job, it is vestibule training. Alright, so we have completed these 2 topics, training and development and on the job and off the job training. Now we are coming to the another topic, difference between training and development. Let me tell you, ये भी बहुत important topic है। 6 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई केस स्टडी नहीं। केस स्टडी भी आ सकती है बट डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम टेलिंग यू दैट दोस पॉइंट्स, लर्न देम, रिवाइज देम, और आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट 6 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। ओके, सो विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ट्रेनिंग हम एम्प्लॉय को कब देते हैं, उसकी करंट जॉब की नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? डेवलपमेंट किया जाता है ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, ताकि उसे आज के लिए और कल के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर किया जा सके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास एग्जाम्स में डिफरेंस आता है, सो नेवर मिस दिस पॉइंट। आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना ही बनाना है। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 5 डिफरेंस लिखाओगे, देन देयर इज अ चांस कि आपको 4 मार्क्स मिले। लेकिन अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रॉपर इस तरीके से बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसका ट्रेनिंग का पार्ट, डेवलपमेंट का पार्ट, यू विल डेफिनेटली गेट 5 आउट ऑफ 5। दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर इफ यू आर राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 थिंग्स। Not only this, any 2 things, you definitely have to mention basis of difference. अब 5 डिफरेंस कौन कौन से है? सबसे पहले मीनिंग, आप मीनिंग लिखिए। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे नॉलेज और स्किल को बढ़ाया जाता है एम्प्लॉयज की। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है। नंबर 2, पर्पस। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है और डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? ट्रेनिंग किस लिए की जाती है? इट्स पर्पस इज टू डेवलप स्पेशल स्किल रिलेटेड टू जॉब। जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड स्किल इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्यों किया जाता है?
इट्स पर्पस इज टू डेवलप टोटल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ताकि पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया जा सके। जॉब और करियर, अपनी जॉब में मैं अच्छा कर सकूं उसके लिए मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। लेकिन मैं आगे आने वाले करियर के लिए खुद को तैयार कर सकूं उसके लिए मुझे क्या चाहिए? डेवलपमेंट। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस और जो डेवलपमेंट है वो है करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, स्कोप। क्या स्कोप है ट्रेनिंग का? इट इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस जॉब में हूं तब तक वो ट्रेनिंग मेरे काम आएगी। कल को अगर मैं अपनी जॉब चेंज कर लूंगी, फील्ड चेंज कर लूंगी, तो वो ट्रेनिंग मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इफेक्टिवनेस, यानी कि मैं आगे चल के किसी भी जॉब में जाऊं, किसी भी करियर में जाऊं, डेवलपमेंट से मुझे हर जगह हेल्प मिलेगी। इट मीन्स द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड वेयर एज द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड। लास्ट, नेचर। किस लिए दिया जाता है? किस लिए, क्या नेचर है इस काम का? जो ट्रेनिंग है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे काम से रिलेटेड है। जो काम मैं कर रही हूं उसी काम में अपनी स्किल्स को बढ़ा रही हूं, वो ट्रेनिंग है। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू वर्क। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? स्कोप ऑफ लर्निंग इज वाइडर, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज वाइडर, इट इज रिलेटेड टू पर्सन, क्योंकि यहां पे मेरा काम इंप्रूव हो रहा है। ट्रेनिंग के थ्रू मेरा काम इंप्रूव हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के थ्रू एज अ पर्सन मैं इंप्रूव हो रही हूं। ऑलराइट, ट्रेनिंग हमारे काम को एनहेंस करता है और ट्रेनिंग हमें एज अ पर्सन एनहेंस करती है। इट मींस ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू वर्क वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पर्सन। ऑलराइट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स related to this topic, staffing. We have done training and development difference. We have done types of training, on the job training and off the job training. We have done the difference part. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 functions, planning, organizing, staffing. We have done. ट्रेनिंग भी दे दी एम्प्लॉइज को। अगला क्या करेंगे? अगला काम है डायरेक्टिंग। नाउ वी हैव टू डायरेक्ट आवर एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग में देयर आर सम एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग मीन्स टू शो देम द correct direction of doing the work, regularly telling them they are doing good, they are doing bad, to supervise them, to motivate them, to communicate with them regularly. These are the elements of directing. Okay, so what is directing? To show them the correct path, to show your employees the correct path. So we are going to do some of the topics of directing today, and then rest of the topics we will do in another part, क्योंकि आज का टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो डायरेक्टिंग में आज हम करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, रोल ऑफ अ सुपरवाइजर एंड मैस्लो नीड हायरार्की टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग एंड इट्स एलिमेंट्स। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग में क्या क्या होता है? इंप्लॉइज को बुलाना, रिक्रूटमेंट, उसमें सिलेक्शन करना, सिलेक्शन, एंड उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना। दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली गाइड किया जाए, एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो सके, अचीव किए जा सके। उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग? द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग and guiding the employees so that organizational objectives could be achieved. अपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली मॉनिटर करना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे दे सकते हो, वही होते हैं 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज सुपरविजन, नंबर 2 इज motivation, number 3 is communication, and number 4 is leadership.
ये 4 तरीके हैं जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को, अगर आप बिजनेस हो, ठीक है, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन करते हुए आपको क्या सोचना है, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप कौन हो, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन, आप उस तरीके से आंसर देते हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहते हैं, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, सुपरविजन गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आपके पास 4 एलिमेंट्स है। नंबर 1 है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, बिल्कुल सर पे खड़े होके काम कराना, सर पे खड़े होके गाइडेंस देना, सबऑर्डिनेट्स को पूरा सुपरवाइज करना। नंबर 2 मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को कुछ लालच देना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय के पास काम करने का मकसद नहीं होगा वो काम नहीं करेगा, यानी कि मोटिवेट करना भी जरूरी है। रेगुलरली एम्प्लॉय से बात करना भी जरूरी है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन। और हर एम्प्लॉय के ऊपर एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है जो उसे सही रास्ता दिखा सके। तो यही 4 तरीके अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट, गाइड करने के, इंस्ट्रक्ट करने के, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। वैसे तो ये चारों चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं आपको इनके वही टॉपिक्स कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुपरविजन में हम करेंगे रोल ऑफ अ सुपरवाइजर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है। और मोटिवेशन में 2 टॉपिक्स है, एक है मैस्लो नीड हायरार्की टेबल और एक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सिर्फ रोल ऑफ अ सुपरवाइजर, और मोटिवेशन में हम कवर करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की टेबल। ऑलराइट, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट सुपरविजन। मैं आपको पहले बताऊं सुपरविजन होता क्या है। सुपरविजन का मतलब कि देखो, ये 3 लेवल है मैनेजमेंट के, पढ़ा है हमने पहले भी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। हायर लेवल को जो भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है वो सारा काम किससे कराते हैं, यहां बैठे वर्कर से। काम सिर्फ वर्कर करता है। हायर लेवल पे कौन है इसे पता ही नहीं वर्कर को, और ना ही हायर लेवल को पता है कि वर्कर कौन है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारा काम कौन करते हैं, वर्कर। और रिजल्ट किसको मिलता है उसका, हायर लेवल को, यानी कि बॉसेस को। इन वर्कर से काम कराने के लिए इनके सर पे रहना बहुत जरूरी है। तो इनके सर पे जो रहते हैं वो होते हैं सुपरवाइजर्स। कौन होते हैं, सुपरवाइजर, जो 3rd लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। सुपरवाइजर्स वो लोग हैं जो वर्कर यानी सबऑर्डिनेट से काम रोज के रोज प्रॉपरली कराते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एकम्प्लिश किया जा सके। तो इस सुपरवाइजर के क्या क्या रोल होते हैं वही आपको पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अनदर टॉपिक, रोल ऑफ अ सुपरवाइजर। नाउ रोल ऑफ अ सुपरवाइजर, मैंने अभी आपको बताया कि सुपरवाइजर कौन होता है, जो वर्कर से सर पे खड़े रह के काम कराता है। So what is the definition of supervision? You can note it from here if you don't have notes. Supervision, it refers to monitor the progress of routine work. To monitor the routine work of workers. Supervisor is monitoring the routine work of workers and guiding them properly. And the supervisor is guiding them properly. Why? So that the objectives of organizations could be achieved. तो एक supervisor का क्या क्या रोल है, 4 रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ सुपरवाइजर, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, दैट इज व्हाई वी आर ओनली कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला रोल है एज अ की मैन। व्हाट इज अ की मैन, क्या होता है की मैन? की मैन वो होता है द पर्सन हु पुट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स इनटू एक्शन। जो पर्सन प्लान को एक्शन में पुट कर सके, रख सके, जो प्लान है उसे पूरा करके दिखा सके, वो होता है सुपरवाइजर। काम करने वाला पर्सन कौन है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर। और वर्कर से काम करवा कौन सकता है, सुपरवाइजर। इसका मतलब टॉप लेवल ने जो भी प्लान बनाया था उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी है वर्कर्स ने, और वर्कर से मेहनत सर पे खड़े होकर किसने करवानी है, सुपरवाइजर ने। Therefore, supervisor is responsible for putting plans into action. Therefore, he is known as a key man. This is the definition. Because supervisor is responsible for putting plans into actions set by top level. Therefore, he is known as a key man. Now, second role of a supervisor.
द सेकेंड रोल ऑफ अ सुपरवाइजर इज एज अ मीडिएटर. मीडिएटर मतलब यहाँ पे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल वर्कर हैज सम प्रॉब्लम. वर्कर जाके तो मिडिल लेवल या टॉप लेवल से बात कर नहीं सकता डायरेक्टली, तो वर्कर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, अपने ग्रीवेंसेस, वट एवर द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, he will share it with the supervisor. Then supervisor will convey those messages to the middle level and top level, and then there will be a जो भी solution निकलेगा वो निकलेगा because of supervisor. Similarly अगर top level और middle level ने कोई policies बनाई है तो वो directly आके तो worker को बताएंगे नहीं, वो लोग वो policies बताएंगे supervisor को, और supervisor वो policies बताएगा आगे workers को. It means the supervisor is a mediator between the workers as well as the above two levels. All right. Number 3, as a human relation specialist. Now very important. Why human relation specialist? क्योंकि जब टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने मिलके पॉलिसीज बना दी, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये काम कैसे होगा. काम सारा किसने कराना है? सुपरवाइजर ने. It means supervisor has to maintain very good terms, very good relations with the worker. उसे वर्कर के साथ अपने रिलेशन इस तरह रखने पड़ेंगे कि वो वर्कर से हर दिन काम अच्छे से करवा सके. अगर वो अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेगा वर्कर से, वर्कर आज नहीं तो कल जॉब छोड़ के चला जाएगा. इट मीन्स दैट ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द रिलेशंस, क्योंकि अगर वो अपने रिलेशन मेंटेन रखेगा वर्कर से, तभी वो टॉप और मिडिल लेवल ने जो प्लान्स बनाए हैं उसे इनटू एक्शन पुट करवा पाएगा. देयरफॉर ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन relation specialist because he is maintaining good and cordial relations with the workers so that objectives can be achieved. Now very important, what he is a watchdog. Who is a watchdog? Watchdog वो होता है जो बिल्कुल सर पे रह के देखता रहता है कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है. Obviously supervisor is always on the top of the workers to watch whether every worker is working properly or not. Each and every worker of the organization is working effectively or not is being watched by the supervisor. That is why he is also known as a watchdog. So these are the 4 roles of a supervisor. Let me tell you one more very important point for board exams. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको सब हेडिंग्स पे देना है. इसके अंदर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द सब हेडिंग्स हैज टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर. सब हेडिंग्स को बिल्कुल पर्टिकुलर जो मैंने लिखी है आपको वही लिखनी है, तभी मार्क्स मिलेंगे. अगर आप सोचो कि आप सब हेडिंग भी अपने आप बना दोगे, नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स. आपको मार्क्स सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आपकी सब हेडिंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको बता रही हूँ. अंदर की डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. यू हैव टू हाईलाइट द सब हेडिंग, अंडरलाइन इट एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ऑलराइट, सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सब हेडिंग्स. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन. सेकेंड एलिमेंट कौन सा था? मोटिवेशन. एम्प्लॉय को लालच भी तो देना है काम करने के लिए. काम कैसे करेगा वो? कुछ ना कुछ लालच भी देनी पड़ेगी. तो लालच कैसे देंगे वो तो हम कल करेंगे, लेकिन लालच देनी कैसे है, क्या सोच के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लालच देता है, वो हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं मैस्लो नीड हायरार्की टेबल. ओके, नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन. सबसे पहले मैंने आपको सुपरविजन के बारे में बताया, जिसमें एक सुपरवाइजर क्या कर रहा है? काम मॉनिटर कर रहा है वर्कर्स का. नंबर 2, अपने वर्कर से काम कराने के लिए, अपने एम्प्लॉय से काम कराने के लिए उन्हें मोटिवेशन देना भी बहुत ज़रूरी है. मीन्स इंड्यूसिंग मीन्स उन्हें कोई लालच देना. ठीक है, उन्हें कोई लालच देना कि किस लालच के लिए वो काम करे, ताकि चाहे वो पैसों के टर्म्स में लालच हो या पैसों के टर्म्स में ना हो कि किसी और टर्म्स में लालच हो, पर हर इंसान को जब एक मकसद होता है कि मुझे इसलिए काम करना है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है. उसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन. ठीक है, लेकिन अब अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे किसको क्या मोटिवेशन देना है, किसको क्या लालच दूं मैं? किसी को पैसे चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को घर चाहिए, सबकी लालच अलग अलग होती है. तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको क्या लालच देनी है? उसी चीज के लिए कि मोटिवेशन क्या देनी है, उसी चीज के चलते एक टेबल बनाया गया, मैस्लो नीड हायरार्की टेबल, जिससे हम ये जज कर पाए कि इंसान को चाहिए क्या, व्हाट डज ही नीड. तो ये टेबल है जिसमें एक इंसान की नीड को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ह्यूमन डिजायर्स,
आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक इंसान की 5 डिजायर्स होती है जब वो काम शुरू करता है। सपोज व्हेन एन एम्प्लॉय स्टार्ट्स वर्किंग, अभी उसने काम करना शुरू ही किया है, अभी उसके पास कुछ नहीं है, नई नई नौकरी है, सबसे पहली जरूरत इंसान की क्या होती है? द फर्स्ट नीड। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी नीड्स का ध्यान रखती है और उसकी नीड के हिसाब से ही उसे ऑफर करती है। अगर उसमें सब कुछ है तो उससे ऊपर वाली चीज ऑफर करेगी, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो सबसे नीचे वाली चीज ऑफर करेगी, क्योंकि वही इंसान का लालच होता है जो उसके पास नहीं है। तो अगर एक एम्प्लॉय ने नया नया काम स्टार्ट ही किया है तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है? उसकी पहली नीड ही हमारी मोटिवेशन है। अगर हमारी नीड्स को ही फुलफिल करे, उसके बेसिस पे नीड्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली नीड होती है एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल। कौन सी नीड्स? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब एक पर्सन काम करना शुरू ही करता है, उसकी पहली नीड्स होती है फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या क्या आता है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मतलब जब एक इंसान काम करने जाता है तो उसकी सबसे पहली जरूरत है कि मेरे पास खाने के लिए अच्छा खाना हो, रोज रहने के लिए अच्छा घर हो और पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो। सबसे पहली नीड इंसान की यही होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब एक एम्प्लॉय को ये मिल गया, उसके पास फूड भी है अच्छा, शेल्टर भी अच्छा और क्लोथिंग भी है। अगली जरूरत जागेगी उसकी। अगली जरूरत क्या होती है एक पर्सन की? सिक्योरिटी नीड्स। व्हाट आर द सेकंड नीड्स? सिक्योरिटी नीड्स। क्या होता है सिक्योरिटी? अब इंसान के पास जब तीनों चीजें होती है तो वो उसे डर लगता है कहीं मैं ये चीजें खो ना दूं, तो वो क्या करवाता है? वो अपनी चीजों को सिक्योर कराता है। अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस, अपने घर का इंश्योरेंस कराएगा, कार लेगा, कार का इंश्योरेंस कराएगा, कहीं मेरे पास जो चीजें हैं वो मैं खो ना दूं। अपने पैसों को एफडीज में डालेगा, जमा कराने में डालेगा, ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। यानी वो अपनी आज में जो कमा रहा है उससे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। ये होती है पर्सन की सेकेंड नीड्स, इंश्योरेंस। ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि एम्प्लॉय को इस समय इंश्योरेंस की जरूरत है, उसे इंश्योरेंस दे दो। सेकेंड नीड। अब उसके पास इंश्योरेंस भी है, फ्यूचर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नीड, थर्ड नीड इज एफिलिएशन, अफेक्शन needs. The third need is affection needs, या फिर इसे हम social needs भी कह सकते हैं। When a person has food, shelter, clothing and he has security for future, he needs friends, he needs party, he needs a family. ऑलराइट, क्या चाहिए उसे? उसे फ्रेंड्स चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लाइफ में एक फ्रेंड सर्कल चाहिए, अपने ऑफिस में। ही नीड्स सोशल नीड्स, ही हैज सम सोशल नीड्स, सम अफेक्शन नीड्स, ही नीड्स फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द थर्ड नीड ऑफ अ पर्सन। जब अब एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स भी फुलफिल है, फ्यूचर भी सिक्योर्ड है, ही हैज फ्रेंड्स, ही हैज फैमिली, अब वो किस चीज के लिए काम करेगा? नाउ ही विल वर्क फॉर फोर्थ नीड, that is self-esteem needs. Which needs? Self-esteem. Now he wants respect from the society, status in the organization, कि मेरा नाम हो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग मेरी रिस्पेक्ट करे, उसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स। इस समय फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी पैसे वाले इंसेंटिव्स एम्प्लॉय के लिए काम नहीं आते, बिकॉज ही हैज इनफ, but he needs respect in his organization, he needs status in his organization. That is known as self-esteem needs. And the last need, अब तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? But you know, इंसान क्या है? Human is a greedy person. उसकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती, तो वो फिफ्थ नीड के पीछे भागेगा। और फिफ्थ नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नाउ दिस इज अ डेंजरस नीड। ये नीड आपको वापस फर्स्ट नीड पे वापस भी ला सकती है, ठीक है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है टू बी द परफेक्ट इन माय प्रोफेशन, टू बी परफेक्ट इन माय फील्ड। अगर मैं एक पोएट हूं तो आई वांट टू बी द बेस्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं म्यूजिशियन हूं, आई वांट टू बी द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब सबसे बेहतर बनने की चाह, टू बी द परफेक्ट एंड बेस्ट इन हिज फील्ड, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कई बार इस नीड की लालच में इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो वापस से गिर के फर्स्ट नीड पे भी आ जाता है, अगेन फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ओके, so this is the last need a person wants. So first need of a person according to Maslow need hierarchy table to motivate an employee is physiological needs, in which he needs food, shelter and clothing. Second need is security needs, in which he needs security for his future. Third is affection needs, in which he needs family and friends. Then self-esteem needs, in which he desire for respect and status in the society. And then self-actualization needs, where he wants to be the perfect and best in his field. So children, we have completed many topics in today's revision video, in which we have covered training, development, on the job training, off the job training, difference between training and development, then elements of directing, supervision, role of a supervisor, and Maslow need hierarchy table. So that's all we are going to do today. The rest of the parts, rest of the topics, I'll be coming soon with the part 4 revision video of business studies. Till then, stay tuned. Copy down the notes. If there is any query, please leave a comment in the comment box. I'm leaving the links of last 2 revision videos in the description below. You can check from there. Go through those 2 videos also. And do not forget to subscribe the channel, share it with your friends, press the bell icon so that you can get a notification as soon as I post the next video. Alright, stay tuned. All the best. Exams are near and study very hard. Bye bye.